हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का आंसर पेपर सन 2024 का सेट नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के आगे का सॉल्व करेंगे आज हम। और इससे पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चौथे का मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है 60 के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 है तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है, मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा देनी है। किसकी बेटा? मोलर उन्नयन स्थिरांक की सबसे पहले परिभाषा देनी है। ठीक है, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए परिभाषा देंगे तो हम जानते हैं कि डेल्टा टी इक्वल टू होता है के बी W2/M2 गुणे 1000 बटे W1 ग्राम में। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं। बेटा देखो, जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है विलायक। क्या आता है बेटा? विलायक सबसे पहले आता है, मतलब पानी मान लो, उसके लिए पानी सबसे पहले आता है, विलायक है। अब इसमें हमें कोई चीज घोलते हैं तो नंबर 1 पे क्या है बेटा? विलायक। नंबर 2 पे क्या है? जो भी चीज हम घोल रहे हैं वो नंबर 2 पे आती है, वो आती है विलय। तो जहां रहे दें, हम जब भी नंबर 1 यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? विलायक के लिए यूज हो रहा है, और नंबर 2 विलय के लिए यूज हो रहा है। इस बात को समझेंगे थोड़ा जरा। ठीक है, तो बेटा देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है W2, इसका मतलब क्या है? विलय का भार। और M2 का मतलब क्या है बेटा? विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। W1 का मान मतलब क्या होगा? विलायक का भार ग्राम में। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के हमारे लिए हम मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी की डेफिनेशन देनी है। तो ध्यान दें बेटा, केबी की डेफिनेशन देने के लिए हमें क्या काम करना होगा? हम जानते हैं कि इस सारी वैल्यू को अगर हम एक बना दें, कैसे करके बना दें बेटा? एक बना दें, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी के। तो हम कह सकते हैं डेल्टा टीबी को ही केबी कहते हैं। कब? जब ये सारी वैल्यू हो जाए एक, तब। तो एक कब होंगी बेटा? तो देखो बेटा कब होंगी, देखो हम जानते हैं W2/M2 बराबर क्या होता है? N2, मतलब विलय के मोलों की संख्या। अगर मान लीजिए ये हमारा 1 मोल ले लें बेटा, यहाँ इसको हम क्या मान लें? इसको मान लें 1 मोल मान लें। क्या मान लें? इनको 1 मोल मान लें। ठीक है, और बेटा नीचे हमें एक कैसे आएगा? यहाँ सबको एक कैसे बनाएं? जब ऊपर हम नीचे 1000 से भाग करें तो विलय का भार कितना मान लें? 1000 ग्राम मान लें। और ये सारी वैल्यू समीकरण 1 में आप पुट कर दें, इसमें रख दें। तो बेटा देखो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, और जो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी बेटा? इतनी तो 1 हो गई, तो यहाँ लिख दिया हमने 1 गुणे 1000/1000। ठीक है बेटा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। ठीक है, तो इससे हम देखो परिभाषा देते हैं बेटा आपके लिए, सुनो। जब 1000 ग्राम विलायक में, बेटा विलायक हमने कितना ले लिया? W1 कितना लिया? 1000 ग्राम। जब 1000 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घुला हो, ठीक है, देखो बेटा, जब 1000 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घुला हो, तब इस विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल बेटा क्या दे रखा है, देखो ध्यान समझेंगे। न्यूमेरिकल दे रखा है 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है इतने ग्राम जल में विलय है। ठीक है, तो 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो यूरिया देखिए, यूरिया क्या है? विलय है। विलय का मतलब W2, और यहाँ जल क्या है? विलायक है, तो W1। ठीक है, तो बेटा देखो W2 दे रखा है हमारा 0.6, W1 दे रखा है 1000 ग्राम। तो यहाँ मोलर द्रव्यमान कितना रखा है? इसका 60, और इसका हमें केबी की वैल्यू इतनी दे रखी है, डेल्टा टीबी की वैल्यू इतनी होती है, पता है तो जल के लिए। तो यह डेल्टा टीबी और हमारे लिए टीबी ज्ञात करना है हमारे। ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी M2/M2 W2/M2, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे
तो हमारा इस तरीके से ये डेल्टा टीवी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है बेटा, ये रहा हमारा डेल्टा टीवी का मान। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करके इसकी भी हम वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल के अंतर को स्पष्ट कीजिए, कोलॉस नियम का उल्लेख कीजिए, इसके अनुप्रयोग को लिखिए। ठीक है बेटा, तो देखो दोनों में अंतर देखो। जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन की हीट को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगर आपको कठिन लगता हो लिखा हुआ तो सरल भाषा में समझा रहा हूँ, हिंदी भाषा में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को, विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की ऊष्मा को भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है बेटा, और अपघटनी सेल क्या होते हैं? वह सेल जिसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं बेटा। ठीक है, इनमें एनोड नेगेटिव रहता है, कैथोड पॉजिटिव रहता है, और इसमें इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, ये आपका अंतर रहा। अब देखते हैं कोरोस का रूल, कोरोस का नियम क्या होता है बेटा। देखो सुनिए, कोरोस का नियम होता क्या है, थोड़ा ध्यान समझेंगे, कोरोस का नियम तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे क्लियर करता हूं। मान लीजिए हमारे पास है नमक, मान लीजिए नमक है NaCl है बेटा, इसको अगर आप पानी में डायरेक्ट तोड़ेंगे तो टूटेगा कैसे? Na+Cl निगेटिव। ठीक है, अब सुनो, पानी में आपको, ये पानी है और पानी में आपने थोड़ा सा नमक डाल दिए, नमक के कण डाल दिए। ठीक है, ये नमक के कण डाल दिए। उसके बाद क्या है बेटा, आप इसमें और पानी डालते जाइए, पानी डालते जाइए, पानी डालते जाइए, पानी डालते जाइए, बहुत सारा पानी डाल देंगे तो बहुत पतला विलयन बन जाएगा, जिसे बोलते हैं अनंत तनुता। पानी लगातार मिलाते रहना क्या बोलते हैं? अनंत तनुता करना, विलयन को बहुत पतला करने, अनंत तनुता उसे बोलते हैं बेटा अनंत तनुता पर। तो किसी अनंत तनुता पर, ठीक है बेटा, देखो किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ठीक है बेटा, तो देखो हमारा जो NaCl है इसमें बहुत सारा पानी मिला दिया गया है तो ये टूट जाता है Na+ में और Cl निगेटिव में। इसकी मोलर चालकता बेटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैपिटल लैम्डा शो करते हैं, ये कहलाता है कैपिटल लैम्डा। कैपिटल लैम्डा मोलर चालकता ऑफ NaCl। अनंत तनुता पर बेटा तो अनंत का साइन लगा देंगे। अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता, उसके धनायन की मोलर चालकता, धनायन क्या है? Na+, तो ये लैम्डा स्मॉल लैम्डा, यहाँ लिख देंगे Na+, और यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन लगाएंगे बेटा। ठीक है, और सुनो यहाँ पे लिखेंगे Cl निगेटिव, मोलर चालकता Cl निगेटिव के इनफाइनाइट का साइन। ठीक है, तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, उसके धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये हमारा कोलोस का रूल है बेटा, देख लो पढ़ करके आप लोग। ठीक है, देखो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। माना एक विद्युत अपघट्ट AB इस प्रकार अपघटित होता है जैसे AB है टूटता है A+ में B निगेटिव में। ठीक है बेटा, तो कोलोस के नियम से देख सकते हैं विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता AB की मोलर चालकता कैपिटल लैम्डा से और धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता, इसे बोलते हैं कोलोस का नियम। अनुप्रयोग देख लो बेटा, कोलोस के नियम का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है अनुप्रयोग। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं चौथे का ग। चौथे ग है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समाकलित वेग समीकरण लिखिए। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया किससे कहते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम आणविकता को देखेंगे। आणविकता क्या होता है? किसी भी एलिमेंट रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को हम आणविकता कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो यहां पर मान लीजिए हमारा लिखा हुआ क्या होगा, H2 + O2 = H2O, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आणविकता हो गई है, यहाँ पे जो आणविकता कहे बेटा, तो आणविकता यहाँ पे कितनी हो जाएगी? आणविकता हो जाएगी 2, इसका एक अणु और इसका एक अणु, आणविकता कितना होगी बेटा? 2। तो किसी अभिक्रिया के अभिकारक में जितने अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या को आणविकता कहते हैं। फिर बोल रहा हूँ सुनो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों में जितने अणु भाग लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों में जितने अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या को हम आणविकता कहते हैं। तो आणविकता कितना होगी? यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है बेटा, अब देखो ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे कितने अणु हैं? 1 है, तो इसका आणविकता कितना होगी? 1 हो गई। ठीक है,
चलो आगे तक क्लियर हुआ बेटा आप लोगों के लिए। चलो बात करते हैं कोटि की। कोटि किसे कहते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, सपोज दैट, तो हमारे पास लिखा हुआ है H2, ठीक है, प्लस I2, ये लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, समीकरण नहीं होगा, ठीक है बेटा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जितने अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उससे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया कोटि का हमारा डेफिनेशन, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। आप चाहो तो दूसरी डेफिनेशन दे सकते हो, कैसे? देखो बेटा, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है A प्लस B इक्वल टू प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है सपोज दैट, ठीक है। तो इसको वेग समीकरण कैसे लिखते हैं बेटा हम लोग? वेग समीकरण कैसे लिखेंगे हम लोग? वेग समीकरण लिखते हैं रेट बराबर ए की पावर 1 बी की पावर 1। तो कोटि क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे कोटि आ जाएगी, यहाँ पे कोटि इक्वल टू आ जाएगा, कोटि इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो कुल मिलाकर के कोटि क्या हो गया बेटा? देखो ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग समीकरण कहलाता है, वेग समीकरण, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों, ये बेटा सांद्रता पद कहलाता है इतना, ये भी सांद्रता पद है, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों के योग को कोटि कहते हैं। ये कहता है पूरा वेग समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों के योग को कोटि कहते हैं, ठीक है। ये भी डेफिनेशन सही है, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समागत वेग समीकरण कैसे निकाला जाता है। तो माना प्रथम कोटि अभिक्रिया का समागत वेग, माना प्रथम कोटि अभिक्रिया इस प्रकार है। मान लीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो T इक्वल टू 0 टाइम पर प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। रिएक्टेंट की मात्रा कितनी होगी? R0 होगी, ठीक है। लेकिन जैसे समय बीतेगा तो मान लीजिए प्रोडक्ट बन गया हमारा P, तो रिएक्टेंट कितना रह गया? R रह गया, ठीक है बेटा। तो रेट क्या हो जाएगा इसका? रेट इक्वल टू हो जाएगा के आर की पावर 1, ठीक है। बोलते हैं रेट समीकरण, क्या बोलते हैं उसको? रेट समीकरण। अब ध्यान समझना, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डी, अब रेट के लिए लिख सकते हैं, रेट का मतलब लिख सकते हैं dr/dt। अब तुमको नेगेटिव साइन कैसे आ गया बेटा? नेगेटिव साइन ये करता है कि ये जो लिखा गया है रेट, ये अभिकारक का लिखा गया, तो अभिकारक हमेशा घटता है, तो नेगेटिव का साइन लाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट के लिए लाया गया है, ये वाला, ठीक है। तो ये ऐसा है। अब हम देखो यहाँ पे, अब हमने ये r जो है यहाँ लेके आ गए, dt ले गए, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन कर दे रहे हैं बेटा विद लिमिट। तो r0 टू r लिमिट लगा दिया। देखो 1/x का समाकलन क्या होता है? 1 जो x होता है इसका समाकलन होता है dx। क्या होता है बेटा? dx नहीं होता है, log x होता है। क्या होता है बेटा? 1/x का समाकलन होता है log x, 1/x dx, इसका समाकलन होता है log x। तो वही किया बेटा। देखो देखो यहाँ पे हो जाएगा इसका समाकलन जो हो जाएगा बेटा, देखो ये आ गया, ये समाकलन आ गया इसका, ठीक है बेटा। तो 1/r का समाकलन क्या आएगा? log r। और सुनो, तुमको ln लिखा हुआ सर log बोल रहे हैं बेटा। देखो जो log होते हैं, log दो प्रकार के होते हैं, log log दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है log 10 20, और दूसरा होता है log e20, मान log 10 20 x, log e20 x, ऐसे होते हैं दो प्रकार के। तो बेटा जो log e20 होता है इसको हम शॉर्ट में ln x लिखते हैं, ठीक है। और 10 बेस होता है, इसको हम डायरेक्टली log x लिख देते हैं, इस तरीके से log log x लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा ln x का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ये ln x ln r हो गया, इसका क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? log e बेस है ये, ठीक है ना। चलो, तो ये चीज हमने यहाँ से लिख दी है। यहाँ पे हमने इसका बेटा समाकलन किया तो हमारा t आ गया, t की लिमिट जो है 0 टू t हो गया, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो कुल मिलाकर हमने लिमिट खोल दी है, हमारा ये आ गया है आंसर, ठीक है, जिसे प्रथम कोटि अभिक्रिया समागत वेग समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लास्ट वाले क्वेश्चन की ओर। लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, LuOH का होल त्रिज्या की अपेक्षा LaOH का होल त्रिज्या अधिक क्षारकीय होता है, ऐसा क्यों? ठीक है बेटा। तो देखो दो लेंथराइट सीरीज में देखेंगे तो La से Lu की ओर बढ़ते हैं तो लेंथराइट संकुचन होता है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि Lu का साइज बहुत छोटा हो जाता है। और इसका साइज कैसा होता है बेटा? इसका साइज बड़ा होता है। अब इसका साइज है बड़ा, अब OH है छोटा सा बेटा, OH छोटा सा है तो क्या होता है कि बनती नहीं है, जुगाड़ बनता नहीं है कोई साथ रहने का भैया, एक मोटा एक पतला, एक छुटुआ एक मुटुआ। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? OH जो होता है वो जल्दी से रिमूव हो जाता है क्योंकि साथ में रह नहीं पाते हैं साइज छोटे और बड़े होने के कारण। और तुम्हें पता है OH जितनी जल्दी रिमूव होगा, जितनी जल्दी
आयंस में टूटेगा उतना ही वो अच्छा बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये भी छोटा सा होता है, OH भी छोटा सा होता है, दोनों स्थायी रूप से रहते हैं, दोनों छोटू छोटू आराम से खुश रहते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है, OH छूटता नहीं है, तो इसका मतलब बेसिक ये कम होगा, ठीक है बेटा। चलो इसका आंसर आ गया। अगला हम देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, संकरण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण से रंगीन आयनों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। बेटा देखो, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, चुंबकीय गुण शो करते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या बेटा? इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा गुण दिखाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रंगीन आयनों का बनना। तो संकर तत्व होते हैं रंगीन आयन बनते हैं, डीडी ट्रांजिशन के कारण ये रंगीन आयन देते हैं, ठीक है। अब बात ये डीडी ट्रांजिशन क्या है वो आप समझने का प्रयास कीजिए। बेटा देखो, ये डायग्राम इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, ये मान लीजिए डी ऑर्बिटल है, ये क्या है बेटा? डी ऑर्बिटल मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिगेंड्स भैया कोई है अटैक कर जाते हैं, तो ये गुस्से में आकर के ये देखो, ये इस तरीके से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, ठीक है बेटा। अब उत्तेजित अवस्था में तो ये आ तो जाता है, फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक हायर एनर्जी लेवल में, ठीक है बेटा, और एक लोअर एनर्जी लेवल में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब मान लीजिए इसके अंदर सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, कहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शो होता है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ शो होता है, अब यहाँ से जाकर ऊपर जाता है वो, और ऊपर जाकर फिर नीचे आता है, इसको बोलते हैं, ऊपर नीचे आने को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। और बेटा देखो, जब ऊपर और नीचे जाता है ये इलेक्ट्रॉन ना, तो कुछ कलर इमिटेट करता है। ये क्या कर रहा है? कलर इमिटेट करता है, जिसके कारण हमें आयन जो होते हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का ऊपर जाना नीचे आना ये कहलाता है डी ट्रांजिशन। तो ये है डी ट्रांजिशन के कारण हमें आयन रंगीन दिखाई या कंपाउंड रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।